अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। So today we are going to start chapter number 4. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर फार्मास्यूटिक्स काम करती है, हमें जिन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये जो इसके ऊपर पहला पेज पे ही जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ बनी हुई है पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? पीएच होता है किसी भी चीज की तेजाबियत को जानने के लिए हमें उसका पता होना चाहिए पीएच। जितनी किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, पीएच पीएच होता है किसी भी चीज को ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। एसिडिक का मतलब तेजाबी है और बेसिक का मतलब कितनी वो तेजाबी नहीं है। तो जो न्यूट्रल होती है हमारे पास पीएच वो होती है 7। अगर किसी चीज की पीएच जो है वो 7 है, अगर किसी चीज की पीएच 7 है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। जैसे कि पानी पानी आपके पास न्यूट्रल है, ना वो तेजाबियत वाला होता है और ना ही वो बेसिक होता है, ना ही वो अल्कलाइन होता है। तो जितनी पीएच कम होगी उतनी ज्यादा चीज तेजाबियत वाली होगी, और जितनी चीज जो है जितनी पीएच उसकी ज्यादा होगी उसकी उतनी तेजाबियत कम होगी। अब हमारे पास सबसे तेजाबियत वाली चीज कौन सी है? जो बैटरी के अंदर तेजाब डलता है। बैटरी वाला जो तेजाब होता है वो सबसे तेजाबियत वाला होता है, तो उसकी पीएच होती है 0। फिर 1 से 2 दो पीएच होती है जो आपके पास मैदे के अंदर तेजाब होता है वो वाली। 2 से 3 वाली, 2 से 4 तक होती है वो वाली, जैसे सिरका, जैसे कि आपके पास लीमू। तो जितनी ज्यादा कोई खट्टी चीज होगी इतनी वो तेजाबियत वाली होगी, और जितनी ज्यादा चीज सोपी होगी जैसे कि आपके पास साबुन होता है, उतना ज्यादा वो चीज जो है आपके पास कम तेजाबियत वाली होगी, बेसिक होगी, अल्कलाइन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइटल पेज। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज है जी आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस। The boundary between two phases is generally described as an interface. When one of the phases is a gas or a vapor and the other a liquid or a solid, the term surface is commonly used. Surface tension is defined as the force acting over the surface of the liquid per unit length of the surface. अब सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन क्या होती है इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कि जैसे लो, ये आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है। Here is a glass of water जिसके अंदर यहाँ पे पानी है आपके पास। So here is the water, यहाँ आपके पास सारा पानी है। इस पानी को अगर आप बगौर देखो तो इस पानी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इस जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलके पानी की सतह बनाते हैं। अब इस सतह से ऊपर हवा पड़ी हुई है। इस हवा और पानी के दरमियान जो सतह है उसके ऊपर जो टेंशन है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये वाली जो जगह है, इसको, इस जगह पे जो फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। दो चीजों के दरमियान, दो मादाओं के दरमियान, मादा की दो तीन हालतें होती है ना, ठोस, माया, गैस। अगर मादा की दो हालतों के दरमियान की जो स्पेस है, जो जगह है, जैसे यहाँ पे हवा है और यहाँ पे पानी है, इनके दरमियान की जो जगह है जहाँ पे ये दोनों जुड़ रही हैं, उस जगह पे जो फोर्स लग रही है उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है कि एक जगह पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पे कितनी उनके ऊपर फोर्स लग रही है। तो surface tension is defined as the force acting over the surface of the liquid per unit length of the surface। कि एक जगह पे कितनी फोर्स लग रही है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F डिवाइडेड बाय A। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है?
एक्सप्लेनेशन ये है कि द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड interacts equally with other molecules from all sides, whereas the molecule at the surface is affected only by the molecule below it. The molecules exposed to air behave differently. अब ये जो बाकी पानी का जार है, let me draw again. So here is the jar of water. ये आपके पास वाटर का एक जार है. इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है पानी. So here is water. यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है पानी. इस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये बाकी जो पानी है उसके अंदर तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हर तरफ से. पर जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर पड़े हैं, जो मॉलिक्यूल्स सतह के ऊपर पड़े हैं, उनको सिर्फ नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से फोर्स नहीं लग रही, तो ये टेंशन में पड़े. टेंशन को कहते हैं सरफेस टेंशन. यही बात वो कर रहा है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, दे आर कंप्रेस्ड more tightly together, forming a sort of skin on the surface, which with less distance between them compared to the molecules below. जो नीचे उसके मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उसके, so the surface molecules are compressed more tightly together, forming a sort of skin on the surface with less distance between them compared to the molecules below. The molecules on the surface of the liquid are attracted by only sideways and toward the interior. So surface molecules are being pulled inward the liquid. Liquid surface is therefore under tension and the surface area of the surface molecule is reduced. Water is in particular has a very high surface tension. अब क्या होता है इसका, दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका. तो here is the jar again. अब ये वाला जो सरफेस है, ये नीचे की, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है, जिसकी वजह से इस जगह को पानी ने नीचे की तरफ खींचा हुआ होता है. अक्सर आपने देखा होगा पानी का ड्रॉप नीचे गिरता है तो वो ऐसी गोल सी शक्ल में आ जाता है. वो गोल सी शक्ल में क्यों आता है? क्योंकि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन सारों की फोर्स नीचे लग रही होती है, जिसकी वजह से इस जगह पे एक खास फोर्स लग रही होती है और टेंशन बन जाती है. इस टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन. अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि पानी आप फुल भर लेते हो, जब जब उसके अंदर कोई मजीद कतरे की गुंजाइश नहीं होती, तो वो थोड़ा सा पानी बाहर को भी निकला हुआ हो तब भी वो नीचे नहीं गिरता, वो उसके ऊपर एक ऐसे उभार सा बना लेता है. वो उभार क्यों बना लेता है? क्योंकि पानी के जो कतरे हैं वो नीचे की तरफ उनकी फोर्स लगी हुई होती है. उस फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन. जितना कोई लिक्विड गाढ़ा होगा उसके अंदर उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी. आप मिसाल ले लो एक शहद की और एक तरफ पानी की. अगर पानी को आप भर दो पूरे गिलास के अंदर, तो उसके अंदर जब एक कतरे की जगह बची होती है, आप वो कतरा डालते हो तो वो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो नीचे नहीं गिरता तब तक. पर जब उस कतरे की जगह नहीं रहती, जब आप उसके अंदर एक कतरा भी और डालो तो वो बह जाता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है. पर जो शहद है, शहद को आप ऊपर तक भर देते हो तो वो एक सॉलिड की तरह थोड़ी सी देर रहता है और उसके अंदर उसकी ज्यादा फोर्स होती है और वो ज्यादा देर के बाद नीचे गिरना शुरू होता है और आहिस्ता नीचे गिरता है, क्योंकि सरफेस टेंशन उसके अंदर ज्यादा होती है. सरफेस टेंशन को किसी चीज इफेक्ट करती है, किस चीज से सरफेस टेंशन ज्यादा होती है और किस चीज से सरफेस टेंशन कम होती है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर का मतलब होता है दरमियान में, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक एक मॉलिक्यूल के दरमियान, और फोर्स का मतलब होता है तनाव, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है. So intermolecular surface tension increases with the increase in intermolecular forces and decreases with the decrease in intermolecular forces. अगर एक लिक्विड के अंदर, आपके पास लिक्विड एक ये पड़ा हुआ है और एक लिक्विड ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और दूसरे वाले के अंदर ये वाले मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं. इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो कम है और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है. तो कौन सी वाले मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ ज्यादा देर तक टिके रहेंगे? जिनके अंदर सरफेस, जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी. जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच के रखेंगे उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी,
और ये इनके अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, बजाय इसके कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स जो है वो कम लग रही है, वो एक दूसरे को कम फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आराम से गिर जाएंगे यहाँ पे और इनके अंदर सरफेस टेंशन कम होगी। तो सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम उतनी सरफेस टेंशन कम। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है कि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उतनी सरफेस टेंशन कम होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है? टेम्परेचर का इफेक्ट इनवर्स इनवर्स होता है। बिकॉज जब आप किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हो, किसी लिक्विड को गर्म करते हो, तो उसके अंदर जो उसके बॉन्ड जो उसकी फोर्स होती है, जो उसको मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप पानी को उबाल लो, उसको टेम्परेचर ज्यादा दो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान की फोर्स टूट जाती है और वो भाप बन जाता है पानी। जो लिक्विड होता है वो गैस में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड गैस और सॉलिड में क्या फर्क है? लिक्विड गैस और सॉलिड में सिर्फ ये फर्क है कि जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फिर अगर उनको करीब कर दिया जाए तो वो लिक्विड बन जाते हैं। उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मजीद अगर जोड़ दिया जाए तो वो गैस वो सॉलिड बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गैस है, उस गैस को भाप है, भाप को आप ठंडा करो तो वो भाप क्या बन जाती है? वो पानी बन जाती है, वो ड्रॉप्स बन जाते हैं। वो ड्रॉप्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भाप के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप उस भाप वाले मॉलिक्यूल जो पानी बन जाता है, उस पानी को अगर आप ठंड में रखो, मजीद ठंडा करो, तो वो मॉलिक्यूल मजीद जुड़ जाएंगे और वो बर्फ बन जाएगी, वो ठोस बन जाएगी। तो टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी सरफेस टेंशन कम, जितनी सरफेस टेंशन कम उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स उतनी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो इसका इनवर्स रिलेशन है। अब इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं? हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को? इस बात को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से? रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज व्हिच रिजल्ट्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्जन। जो आपके पास बाम होती हैं, जो आपके पास क्रीमें होती हैं, उनके अंदर हम सरफेस टेंशन बढ़ा देते हैं। उनके अंदर हम क्या करते हैं? उनके अंदर हम सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। किस चीज के लिए? ऑयल और वाटर के। जो पानी और तेल है वो आपस में नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि उसके अंदर सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो अगर हम इस सरफेस टेंशन को कम कर दें तो वो ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ टिके रहेंगे, आपस में घुलेंगे नहीं। क्योंकि ऑयल की सरफेस टेंशन ज्यादा है, पानी की सरफेस टेंशन कम है, तो आपस में घुलते नहीं है। उसके अलावा बाइल साल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट्स इन ड्यूडेनम which results in solubilization of lipids which help in digestion of lipids। जो बाइल साल्ट्स होते हैं, हमने डाइजेशन वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि बाइल साल्ट्स लिपिड को हजम करने में इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे लिपिड को हजम करते हैं? कि वो लिपिड की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। जब वो लिपिड की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं तो लिपिड मजीद घुलने जोगा हो जाता है। जब वो घुल जाता है तो उससे वो हजम हो जाता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसलिए हम सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं। उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज it is the internal resistance of molecules of any liquid to flow called viscosity। अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होता है किसी भी चीज का गाढ़ापन। वो गाढ़ापन क्या होता है? कि जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं बहने से। अब एक तरफ पानी है और एक तरफ शहद है। अगर आप पानी को बहाओ तो पानी आराम से बह जाएगा, पर शहद को आप बहाओ बहाओ तो वो रेजिस्ट करेगा, वो बहुत देर से बहेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो सरफेस है नीचे सॉलिड की सरफेस उसके ऊपर रेजिस्टेंस शो करते हैं उसके बहने में। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी माया चीज के अंदर की जो मुदाफियत है उसको चेक करने के लिए हम विस्कोसिटी को चेक करते हैं। जैसे कि वाटर इज थिन सो इट हैज ए लोअर विस्कोसिटी। पानी पतला होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। और दूसरी तरफ जो शहद होता है वो थिक होता है, वो गाढ़ा होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोमीटर क्या होते हैं? Viscometer, these are the specialized equipment and apparatus used for the determination of viscosity of different liquids। Viscometers क्या होते हैं? ये खास इक्विपमेंट होते हैं, ये खास आला जात होते हैं, अपरेटस होता है किस चीज के लिए? विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, उसका तयन करने के लिए। टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो विस्कोसिटी होती है किसी चीज का गाढ़ापन, किसी चीज की रेजिस्टेंस,
एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस बहने के लिए जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसके दो तरह के विस्कोमीटर्स होते हैं, तीन तरह के, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर और यूट्यूब विस्कोमीटर। यूट्यूब विस्कोमीटर ये होता है, यूट्यूब विस्कोमीटर ये आपके पास बना हुआ है। ऑस्कल्ट विस्को ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर भी इसको कहते हैं। इसके अंदर हम ये यू की तरह की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर दो गुब्बारे की तरह चीजें बनी हुई होती हैं, इसको बल्ब कहते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक तरफ से फ्लूइड को डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसके ऊपर कितनी देर तक वो कितनी देर लगाई है उसने उसको दूसरी तरफ निकलने में। तो इस विस्कोमीटर से हम लोग किसी चीज की विस्कोसिटी चेक करते हैं। फिर है रोटेशनल विस्कोमीटर, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम चीज को रोटेट करते हैं और देखते हैं कि वो कितने जल्दी वो जब एक पानी है उसको आप एक जार में डालो, उसको घुमाओ तो पानी सर्कल की फॉर्म में जल्दी आ जाएगा, उसके अंदर एक बवंडर सा बन जाएगा। पर जो शहद है उसको आप किसी उसमें डालो रोटेटिंग चीज में तो वो बहुत देर लगाएगा, वो अपनी जगह पे जमा रहेगा, वो ऐसे तेजी से नहीं घूमेगा। तो जितनी टाइम में वो उस शेप में आएगा उस टाइम को हम नोट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसकी विस्कोसिटी इतनी है और इसकी विस्कोसिटी इतनी है। उसके बाद तीसरा है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, ये भी विस्कोसिटी के लिए चेक करने के लिए एक अपरेटस होता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो विस्कोसिटी पर असरअंदाज होती हैं, किस चीज से विस्कोसिटी बढ़ती है और किस चीज से कम होती है। तो पहली चीज है जी टेम्परेचर। विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी कम हो जाती है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। अगर हम शहद को गर्म करें तो शहद पतला होना शुरू हो जाएगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना गाढ़ी कोई चीज होगी, जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद है मॉलिक्यूलर शेप, कि जितनी शेप जो है वो इर्रेगुलर होगी उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जितनी उसकी रेगुलर शेप होगी उतनी उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ने की सलाहियत उनकी कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ रही है? काइंडली रिस्पॉन्ड। जी सर, जी आ रही। उसके बाद है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव कहते हैं चिपकने वाली चीज को। एडहेसिव, एडहीजन, एडहीजन कहते हैं चिपकना। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना। तो जितनी ज्यादा कोई चिपकने वाली चीज होगी उतनी वो गाढ़ी होगी, उतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा उसकी चिपकने की सलाहियत ज्यादा होगी किसी माया की, उतनी उसकी विस्कोसिटी, उसकी गाढ़ापन ज्यादा होगा। कोहेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस लेसर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जितनी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उतनी विस्कोसिटी चीज की कम होगी। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है एक अपने एक मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना, और कोहेसिव फोर्स मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का दूसरी चीज के साथ जुड़ना, किसी दूसरी सरफेस के साथ जुड़ना। एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट। अब हम विस्कोसिटी को क्यों जानते हैं, हमें विस्कोसिटी क्यों पढ़नी है, इसको हम कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप्स, सस्पेंशन थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी। अब ये विस्कोसिटी को हम किस लिए डिटरमाइन करते हैं, ताकि अब सिरप की जो क्वालिटी कंट्रोल है कि सिरप कितना गाढ़ा होगा। जैसे आपके पास सिरप है लाइलैक, दुफालैक, ये जो सिरप होते हैं ये गाढ़े होते हैं, बजाय इनके जो आम अमोक्सेल और ये ब्रूफिन इस तरह के जो सिरप होते हैं कम गाढ़े होते हैं। जैसे पानी वाले जो सिरप होते हैं जो बिल्कुल पानी होता है, जैसे सिट्राल का, अब वो बिल्कुल पानी की तरह होता है। उसके उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है ब्रूफिन, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है लाइलैक। तो इस तरह से गाढ़ापन उनका मैटर करता है कि उसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है। तो इसको हम लोग इसलिए डिटरमाइन करते हैं। विस्कोसिटी इज आल्सो गिवन अस द इंडिकेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल। हमें उसकी प्योरिटी का पता चलता है विस्कोसिटी के जरिए कि कोई चीज कितनी प्योर है। विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, ये उसके गाढ़ेपन को बताती है। विस्कोसिटी डिटरमिनेशन इज आल्सो अ की क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑयल बेस इंजेक्शन एंड सस्पेंशन, कि जितना किसी चीज के अंदर ऑयल ज्यादा होगा उतनी उसके अंदर उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा। जैसे कि आपके पास कुछ टीके होते हैं जो ऑयली होते हैं, तो उनको जो ऑयली चीज होती है वो कम कम जज्ब होती है। तो जब वो ऑयली टीके लगते हैं तो पेन भी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। विस्कोसिटी इनहेंसर्स जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी
ethyl cellulose are used in ophthalmic solutions to reduce to increase their viscosity. ये जो दो नाम लिखे हुए हैं कि मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये किसी चीज के गाढ़ेपन को बढ़ाने में मुफीद साबित होते हैं। और ये हमने कहाँ पे बढ़ानी होती है? जैसे कि आंखों वाले जो सोल्यूशन होते हैं, जैसे कतरे होते हैं, उनके अंदर हम चाहते हैं कि विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो। This enables the formulation to remain in the eye longer, ताकि वो आंख में ज्यादा देर तक टिके रहें, ज्यादा जल्दी जज़ब ना हो, and gives more time for the drug to exert its therapeutic effect or undergo absorption, ताकि वो आंख के अंदर ज्यादा टाइम तक टिके रहें और उनको जज़ब होने में ज्यादा टाइम लगे, ताकि वो आंख के बाहर वाले हिस्से तक ही रहें। अगर वो जज़ब हो जाएंगे तो वो अंदर खून के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आयोनाइजेशन वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसके ऊपर टिक लगाएं और ये आपकी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है कि आयोनाइजेशन के ऊपर असाइनमेंट लिखनी है। आयोनाइजेशन क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाला एटम, किसी एटम को साथ वाला ये एटम घूम रहा है ना, ये एटम घूम रहा है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कहता। पर अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एक एटम घूम रहा है, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है या 3 पड़े हैं, तो ये वाला जो एटम है ये अब किसी भी एटम के साथ रिएक्ट करेगा अपने शेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। लेट मी रिपीट कि आपके पास जो एटम होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है आपके पास। उस सबसे छोटे पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चीजें होती हैं और नेगेटिव चीजें होती हैं। इनके प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन्स पड़े हुए होते हैं दरमियान में, प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन वाले शेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सो देयर आर योर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब जब तक एक एटम के पास सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एटम किसी को कुछ नहीं कहेगा, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बराबर अगर होगी तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल। पर अगर किसी एटम के पास सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक होगा या 2 से ज्यादा होंगे, तो वो जो एटम होगा वो चार्ज होगा, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर 2 हो या 8 हो तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल। पर अगर 2 या 8 नहीं है तो उसको हम कहेंगे चार्ज्ड, कि चार्ज हो गया। अब लेट से ये आपके पास एक एटम है जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इस एटम से मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास क्या हो गया? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया तो इसकी नेगेटिविटी कम हो गई। जब नेगेटिविटी कम हो गई तो पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई। जब तो इसको हम कहेंगे कि ये अब एक पॉजिटिव आयन बन गया। ये बन गया है आयन। मुझे इसको दोबारा बताने दें ताकि आप लोगों को पता चले आयन और नॉर्मल न्यूट्रल एटम में क्या फर्क होता है। देखो, ये एक एटम पड़ा हुआ है, ये एटम है। इस एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। अगर इस एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, बाहर ले लूं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 और प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बढ़ गया? इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इस एटम को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले हमने कहा था कि ये न्यूट्रल है, पर जब इसके ऊपर प्रोटॉन बढ़ गए तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पर अगर क्या हो, अगर उल्टा हो जाए, अगर इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मजीद चला जाता है इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाए 5, तो अब नेगेटिव चार्ज कितने हो गया? नेगेटिव बढ़ गया। तो अब हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है ये हो गया है नेगेटिव। तो न्यूट्रल एटम के से अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें या उसको हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव।
उस चार्ज्ड एटम को हम कहते हैं आयन। ओके, अब इसको हम पढ़ लेते हैं ना। अब देखो एटम क्या होता है। एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एटम एक यूनानी जबान से निकला है वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेबल, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सकें। यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज का। आप एक आप ले लो चार्जर, उस चार्जर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो सबसे छोटी चीज जो निकलेगी वो निकलेगी एटम। उस एटम के अंदर दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही कोई ना होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लूं या उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे उसको दूं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर एक न्यूट्रल एटम से उसको चार्ज करने के लिए उसको अगर चार्ज कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं आयन। Atom is derived from Greek word means undividable. It is the smallest particle of an element which cannot be further divided. It consists of central nucleus containing protons and neutrons and outer shells in which electrons are revolving. एटम के अंदर क्या होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दिस इज योर एटम। इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाहर क्या घूम रहा होता है, बाहर इसके घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के पास न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं नेगेटिव चार्ज। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। मैं दोबारा बताता हूँ एटम क्या होता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके दरमियान में पड़ा होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर इसके शेल होते हैं और इन शेल के अंदर पड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। P फॉर पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर निल, इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। अब आयन क्या होता है, एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। अगर किसी एटम के ऊपर, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, या वो नेगेटिव चार्ज हो जाए या पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आयन। और आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कहते हैं केटाइन और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन। केटाइन और एनाइन। केटाइन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन। अगर किसी चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उस ऐसे आयन को हम कहते हैं एनाइन। और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं केटाइन। अब क्या होता है, व्हेन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, वैसे जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन को आप लगा लो नमक और प्रोटॉन को लगा लो चीनी, समझने में आसानी हो। अगर आपके पास किसी चीज में 5 ग्राम नमक है और 5 ग्राम ही शुगर है, तो ये बराबर है, ना ही आपको वो नमकीन फील होगी ना ही मीठी फील होगी। पर अगर उस चीज के अंदर से 1 ग्राम नमक ले लिया जाए तो उसका टेस्ट क्या होगा है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया जाए तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 4। इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कौन सी चीज की मिकदार बढ़ गई, पॉजिटिविटी की या नेगेटिविटी की। सही जावेद, बताओ नान अहमद।
नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को काट दिया, ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को काट दिया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को, बचा क्या? ज्यादा क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस एटम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्ल्स आंसर मी इन कमेंट सेक्शन। आप ये चैट बॉक्स के अंदर जवाब दो अगर बोलना नहीं है तो। ओके, अगेन ये देखो, ये एक एटम है, ये एक एटम है आपके पास कैल्शियम का, नहीं कैल्शियम का नहीं है, लेट मी से अगेन, ये आपके पास एक एटम है, इस एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। अब बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? लड़कों बोलते नहीं हो? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। गुड, whoever answered negative, that's right। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आयन का? तो हम आगे चलते हैं, इस तरह तो टाइम आगे वेस्ट हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन वो तरीका है जिस तरीके से हम एक न्यूट्रल एटम को या पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं। अगर ये एक न्यूट्रल एटम है, ये देखो, अगर ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है जिसके पास अंदर पड़े हुए हैं 4 प्रोटॉन और उसके बाहर पड़े हुए हैं 4 ही इलेक्ट्रॉन, अभी ये न्यूट्रल है। अगर मैंने इसको चार्ज करना है, मैंने इसको करना है नेगेटिवली चार्ज। अगर मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से देना पड़ेगा। तो ये मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर से देना पड़ेगा ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और फिर ये कौन सा एटम बन जाएगा? ये बन जाएगा एनाइन। तो इस एटम को, इस प्रोसेस को, या अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना पड़ेगा। तो जूस लेने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए और देने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो प्रोसेस जिससे हम एक आयन, एक एटम को आयन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यूट्रल एटम अ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस, आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे by which an atom, जिससे एक एटम या मॉलिक्यूल acquires a positive charge और नेगेटिव चार्ज, जिससे हम एक मॉलिक्यूल को या पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव चार्ज देते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव हम बनाएंगे बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हम जब इलेक्ट्रॉन उससे ले लेंगे एक एटम से तो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन वो एनर्जी होती है जिसके जरिए अगर हमने एक आयन को पॉजिटिव बनाना है तो उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और एक एटम इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। उसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को लेने में लगती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां तक समझ आई है? आंसर में सही, जावेद समझ आई है? यस सर जी, आ गई है बस। अगर समझ नहीं आई तो ये बस एंड पे तुम्हारा ये इतना सैड बस कह रहा है कि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। सर जी वो पढ़ेंगे एक बार, बाहर आ ही जाएगी, रीड करूंगा सर जी। कॉन्सेप्ट समझ आया? जी सर जी, आ गया। ओके फाइन। अब इसका आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट क्या था? आयोनाइजेशन कैसे हुई? इन्होंने कैसे आयोनाइज, एटम को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को कैसे अलग किया? इन 1897 में जे जे थॉमसन
ये जो थॉमसन ने क्या किया, कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज गैस, हाई वोल्टेज गैस एट वेरी लो प्रेशर। उसने क्या किया, एक गैस ली और गैस के अंदर से एक बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती क्या है? बिजली हम कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, जहां से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं बिजली। जब चार इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फ्लो कर रहे होते हैं उनको, उसको हम बिजली कहते हैं। तो उसने क्या किया कि एक गैस ली, उस गैस को एक ट्यूब में बंद किया, उस ट्यूब के अंदर से उसने बिजली गुजारी। जब बिजली गुजारी, वो इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर से तेजी से गुजरे तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जो गैस के एटम थे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो खिंच गए। कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव हो गए। अब इसको आगे पढ़ते हैं। The pressure of air in the discharge tube is reduced to 0.001 mm of mercury and a high voltage is applied to the electrodes. एक तरफ उसने लगाया पॉजिटिव, जो हम जैसे बैटरी हम लगाते हैं, ये एक बैटरी होती है, ये बैटरी है। इस बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव, एक तरफ लिखा होता है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनको हम कहते हैं कैथोड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं एनोड। एनोड, एन मतलब नेगेटिव, तो एनोड जो नेगेटिव चार्ज होता है। सेल के ऊपर जो सेल होता है, रिमोट वाले सेल, उसके ऊपर भी आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव वाले होता है उसको हम कहते हैं एनोड। अब उसने क्या किया, उसने ये ट्यूब ली और ट्यूब लेके एक तरफ कैथोड रखा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रखा, और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज रखा। अब इलेक्ट्रोड को उसने क्या किया, उसने अन्य इलेक्ट्रोड में से करंट गुजारा। जब वो करंट गुजरा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द डिस्चार्ज tube, ion of given gas produce some ion carry negative charge and some are neutral, creating a condition of ionization. तो वो जो गैस के पार्टिकल न्यूट्रल बैठे थे, वो न्यूट्रल थे जब उसके अंदर से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, इसीलिए उनका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन उस गैस में से गुजरे तो वो गैस आयोनाइज हो गई। कैसे पता चला हमें वो आयोनाइज हो गई? सामने एक स्क्रीन रखी उसने, उस स्क्रीन के ऊपर जब वो आयन पड़े तो वो स्क्रीन चमकना शुरू हो गई। और चमकती वो चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए तो बिजली चमक रही होती है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन चमके तो उसको पता लगा कि यहाँ पे इसने ये जो गैस है अब ये आयोनाइज हो गई है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। एप्लीकेशन क्या होती है आयोनाइजेशन की? मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। The degree of ionization of drug has an important effect on its absorption, distribution, and elimination. So ionization is an important factor which is considered during the manufacturing process of medicine. आयोनाइजेशन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कुछ जो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जैसे कि डिस्प्रिन, वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी कि वो जल्दी से आयोनाइज हो जाते हैं, जल्दी से चार्ज हो जाते हैं। और कुछ जो होती हैं ऑर्गेनिक बेसिस, जैसे कि प्रोकेन, लिडोकेन, ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, और या इनके सॉल्ट्स। जितनी कोई ड्रग जो है आयोनाइज जल्दी हो जाया करेगी उतनी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे कि डिस्प्रिन जो होती है, आप पानी में डालो वो जल्दी से घुल जाती है। आपने देखा होगा, आप डिस्प्रिन पानी में डालो उसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाती है, वो चूंकि जल्दी से वो घुल जाती है, उसकी आयोनाइजेशन जल्दी से हो जाती है। तो जितनी कोई चीज जल्दी घुल जाएगी उतनी उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती है। अब जैसे कि डिस्प्रिन है, वो पानी में डालो फौरन घुल जाएगी। जैसे कैल्शियम की गोलियां, वो पानी में डालो फौरन घुल जाएंगी, पर पैनाडोल की गोलियां पानी में डालोगे वो नहीं घुलेगी। इसी तरह कुछ गोलियां होती हैं जबान के नीचे रखने के लिए, वो जल्दी से जबान के नीचे जो है वो जज़ब हो जाती हैं। तो ये आयोनाइजेशन के जरिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। आयोनाइजेशन क्या करती है? आयोनाइजेशन रेडिएशन आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड मेडिकल रेडियोग्राफी टू मेक इमेज इनसाइड द बॉडी। हम ऐसी शुआएं इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी के अंदर से गुजरती हैं और गुजर के सामने एक इमेज बना लेती हैं, जैसे एक्सरे।
तो हम ये उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रेडिएशन इज यूज टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज। हम आयोनाइजेशन के जरिए क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर ज़राअत के अंदर इस्तेमाल करते हैं ऐसी शुआओं को जिनकी आयोनाइजेशन से हम लोग नई चीजें बनाते हैं, नई स्पीशीज बनाते हैं। रेडिएशंस आर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर हम जो आलात को साफ सुथरा करते हैं वो भी हम लोग आयोनाइजेशन वाली जो गैसेस होती हैं उनसे करते हैं, रेडिएशन से करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ये वाला टॉपिक